हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर जो है यहाँ पर न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं आईडीटी का। इससे पहले दोस्तों जो भी क्लासेस हमने रिकॉर्ड की है वो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज यहाँ पर आकर देख लीजिएगा। एक बार मैं फटाफट से क्विक रिव्यू यहाँ पर कर देता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर करवा रहा था, राइट। और मैंने ये बोला था, देखो ये जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर है ना, इससे मैं जीएसटी का एक बेसिक इमेज आपके माइंड में क्रिएट कर दूंगा, जिससे चीजें आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। तो दोस्तों जीएसटी की अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो मैंने आप लोगों को बताई थी। हो सकता है दोस्तों आप ये सब चीजें पहले से जानते हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि सारी बातें मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, जीरो से बताऊं, कि आपके लिए जीएसटी बिल्कुल नया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जीएसटी के अंदर गुड्स और सर्विस। दोस्तों जब तक गुड्स और सर्विस नहीं होगी, जब तक गुड्स एंड सर्विस नहीं होगी तब तक टैक्स नहीं लगेगा। तो गुड्स और सर्विस का होना बहुत जरूरी है, गुड्स और सर्विस का होना बहुत जरूरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है दोस्तों जीएसटी में? गुड्स और सर्विस का होना। अगर गुड्स और सर्विस नहीं होगी तो हम जीएसटी लगाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गुड्स और सर्विस। अच्छा, केवल गुड्स और सर्विस होने से काम नहीं चलेगा। गुड्स और सर्विस का क्या होना चाहिए? सप्लाई होना चाहिए, राइट। तो सप्लाई के ऊपर दोस्तों एक अलग से चैप्टर है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। दोस्तों जब गुड्स और सर्विस होती है उसके साथ में सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हो तो हम जीएसटी लगाने की बात करते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों जब आप जीएसटी लगाते हो तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंट्रा एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इंटर। एक ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम लोग इंट्रा बोलते हैं और जो दूसरा ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर बोलते हैं, राइट। इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब स्टेट के अंदर होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन जब किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर होगा, ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है। तो वहां पर दो तरह के टैक्स लगते हैं। एक का नाम होता है सीजीएसटी और दूसरे का नाम होता है एसजीएसटी, राइट। और आप उसको यूटीजीएसटी भी बोल सकते हो अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन। अच्छा दोस्तों, सीजीएसटी का जो पैसा होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन जो एसजीएसटी का पैसा होता है वो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, राइट। हमारे देश में सीजीएसटी का लॉ अलग बना हुआ है जिसमें अराउंड मैंने आपको बताया था कि 174 सेक्शंस हैं। एसजीएसटी का लॉ अलग बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिन्हें स्टेट के बराबर माना गया है जीएसटी के लॉ में, राइट। तो सीजीएसटी अगर 9% लगेगा तो एसजीएसटी भी 9% लगेगा। तो आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, जब मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा तो मेरे मुख वचन से कई बार कुछ गोल्डन स्टेटमेंट्स निकलेंगे, है ना। उन स्टेटमेंट्स को आप अपनी कॉपी में कहीं पर भी, अपनी कॉपी का लास्ट पेज हो सकता है, कहीं पर भी उनको अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। जैसे एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि जब जब जीएसटी लगता है तो सेंटर और स्टेट को बराबर बराबर रेवेन्यू मिलता है, इक्वल रेवेन्यू मिलता है। अब आप इसको हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें जैसे लिखना चाहो लिख लो। दिस इज द फर्स्ट टैगलाइन जिसको आपको पूरे जीएसटी में याद रखना है कि जब भी जीएसटी लगेगा सेंट्रल को और स्टेट को बराबर रेवेन्यू मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेंट्रल को ज्यादा मिल जाएगा या स्टेट को ज्यादा मिल जाएगा। रेवेन्यू दोनों गवर्नमेंट के बीच में बराबर बराबर इक्वली डिवाइडेड होगा, राइट। तो ये हमारा एक तरह से गोल्डन स्टेटमेंट है जो पूरे के पूरे जीएसटी लॉ में आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूटी जीएसटी लगता है जब हम ट्रांजैक्शन किसी यूनियन टेरिटरी में करते हैं। जैसे मैंने अंडमान निकोबार का नाम बताया था, मैंने चंडीगढ़ का नाम बताया था, जैसे दोस्तों मैंने आपको दिल्ली का नाम बताया था, दिल्ली का नहीं बताया था, दिल्ली तो स्टेट है, दिल्ली स्टेट है दोस्तों। जीएसटी में दिल्ली को क्या मानना है? स्टेट। वहां यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आप जब अंडमान में ट्रांजैक्शन करोगे तो क्या लगेगा? यूटी जीएसटी।
अब यूटी जीएसटी जाता तो सेंट्रल के पास है, लेकिन मैंने कहा था ना सेंट्रल उसका रिजर्व अलग बनाकर रखता है, वो उसको कॉमन फंड का पार्ट नहीं बनाता। जैसे अंडमान का ट्रांजैक्शन हुआ तो अंडमान का यूटी जीएसटी अंडमान के लिए रखा जाएगा। जैसे लक्षद्वीप में ट्रांजैक्शन हुआ तो लक्षद्वीप का यूटी जीएसटी लक्षद्वीप के लिए रखा जाएगा, वो दूसरे यूनियन टेरिटरी के लिए खर्च नहीं किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो एक और गोल्डन स्टेटमेंट जो मेरे मुख वचन से निकलता है वो ये है कि जब जब यूटी जीएसटी लगता है, आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप जैसे लिखना चाहे लिखिएगा, हिंदी में इंग्लिश में जैसे आपका मन करे, एक अलग ही पेज बना लो कि जब जब सर के मुख वचन से गोल्डन स्टेटमेंट निकलेंगे तो हम उस पेज पर जाकर लिख लेंगे, क्योंकि पहले लिख बाद में देख, भूल पड़े कागज से देख। कई बार चीजें क्या होता है बाद में भूल जाते हैं, तो लिख लेना चाहिए। तो एक और गोल्डन स्टेटमेंट है, जब जब जीएसटी के अंदर यूटी जीएसटी लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा? यूटी जीएसटी, तो आप यूटी जीएसटी को हमेशा एसजीएसटी के बराबर मानकर चलेंगे। आप कभी भी मन में ये नहीं सोचेंगे कि अरे यूटी जीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, अरे सीजीएसटी भी सेंट्रल के पास जा रहा है, तो ये दोनों तो एक ही हो गए। नहीं, ये जाते सेंट्रल के पास हैं, लेकिन सेंट्रल यूटी जीएसटी को हमेशा यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग अलग रखता है ना। तो गोल्डन स्टेटमेंट क्या हो जाता है कि जब जब यूटी जीएसटी लगाया जाएगा तो वो जो यूटी जीएसटी का पैसा है उसे एसजीएसटी के बराबर मानकर चलना है। आप तो ये मान लो जी, अगर यूटी जीएसटी लगेगा ना तो वो एक तरह से एसजीएसटी के बराबर है। ठीक है, पक्का? तो ये सारी बातें हो गई थी। चलो अब दोस्तों, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटर ट्रांजैक्शन के बारे में। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, देखो इंटर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इंटर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है स्टेट के बाहर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप स्टेट के बाहर करते हो, आउटसाइड द स्टेट, तो हम उसको इंटर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटर ट्रांजैक्शन। और ये जो इंटर ट्रांजैक्शन होता है ना, ये केवल स्टेट के बाहर ही नहीं होता है। अगर आप कंट्री के बाहर भी कोई ट्रांजैक्शन करोगे, जैसे आप इंडिया के रहने वाले हो, अब आपने कोई ट्रांजैक्शन यूएसए से कर लिया, आपने इंपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो जानते ही हो भाई, तो उसके ऊपर भी इंटर ट्रांजैक्शन वाले नियम लागू होंगे। मतलब अब इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होता है उसे भी जीएसटी के अंदर इंटर ट्रांजैक्शन माना जाता है। यह बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता देता हूं, जब जब इंटर ट्रांजैक्शन होगा, अच्छा इंटर का मतलब है स्टेट के बाहर हो तो भी इंटर, कंट्री के बाहर हो तो भी इंटर, तो इंटर ट्रांजैक्शन पर कौन सा टैक्स लगाया जाएगा? चलो, हो सकता है आपको पता हो भाई, मैं बता देता हूं। इंटर ट्रांजैक्शन पर लगता है आईजीएसटी। जैसे इंट्रा पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं ना, वैसे ही दोस्तों इंटर पर केवल एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम क्या है? आईजीएसटी। आईजीएसटी। अब सर ये आईजीएसटी क्या चीज है? तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। और दोस्तों इस आईजीएसटी को समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी का जो असली क्रक्स है ना, जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो असली रीजन है वो ये आईजीएसटी ही है। और इस आईजीएसटी ने ही दोस्तों जीएसटी के अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया है जो पुराने लॉ में नहीं था। तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। अच्छा दोस्तों, एक बात बताऊं आप लोगों को, आईजीएसटी जो होता है ना वो कुछ नहीं है, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के टोटल के बराबर होता है। जैसे मान लो सीजीएसटी का रेट 9% है, तो बट ऑब्वियस है कि एस भी 9 ही होगा। लेकिन जब आप आईजीएसटी लगाओगे तो उसकी रेट हो जाएगी 18%, 18%।
तो IGST कुछ नहीं है भाई, वो C और S की परछाई है। परछाई कैसे है भाई, वो अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो जो CGST की रेट होती है उतना ही S और UTGST की रेट होती है। तो उन दोनों का जब आप टोटल कर लेते हो तो वो रेट किसकी रेट बन जाती है, IGST की, है ना। तो जैसे अगर 9% रेट है मान लो CGST का, तो IGST 18 लगेगा। अगर CGST का रेट 12% है तो फिर IGST 24% लगेगा। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, जैसे CGST सेंट्रल के पास चला गया था, SGST स्टेट के पास चला गया था, तो मुझे बताओ ये जो IGST है ये किसके पास चला जाता है, ये चला जाता है पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो IGST का पैसा होता है ना, ये किसके पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये जो IGST का पैसा होता है ये किसके पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सर ये तो आप गलत बोल रहे हो, आपने तो ऐसे बोला था कि जब जब GST लगेगा सेंट्रल को भी मिलेगा और स्टेट को भी मिलेगा। अब आप कह रहे हो कि सारा पैसा ही सेंट्रल के पास जाएगा, ये तो गलत बात हो गई। आप तो कह रहे थे कि बराबर बराबर मिलता है, बराबर कहाँ मिला, आप तो कह रहे हो पूरा का पूरा ही किसको दे दो, सेंट्रल को। अभी थोड़ा सा रुक जाओ दोस्तों, एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं, चीजें बहुत जल्दी से समझ में आएंगी। अच्छा सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि IGST C और S के टोटल के बराबर है, तो सर इसका मतलब इसमें C भी है और इसमें S भी है, तो फिर सर सारा पैसा तो सेंट्रल को तो नहीं मिलना चाहिए। अरे एक बार सेंट्रल को दे दो सारा पैसा, एक बार ये जो IGST होता है ना, इसका सारा पैसा सेंट्रल के पास चला जाता है, फिर उसके बाद स्टेट को उसका हिस्सा मिलता है। इसमें सीधे नहीं मिलता स्टेट को, तो सर सीधे ही दे दो, ऐसे उल्टा करने की क्या जरूरत है। वहां तो आपने सीधे सीधे दे दिया था जब C और S लगाया था। अब I जब लग रहा है तो आप कह रहे हो कि पूरा पैसा पहले सेंट्रल के पास जाएगा। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा, और वही रीजन आपको समझना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बुक से पढ़ेंगे ना तो वो रीजन आपको समझ में नहीं आने वाला। मैं आपको अभी वो रीजन एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। चलो अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जैसे हमारे देश में CGST का एक्ट बना हुआ है, जैसे हमारे देश में SGST का एक्ट है, हमारे देश में UTGST एक्ट है, तो क्या हमारे देश में IGST पर भी कोई एक्ट है? सो द आंसर इज यस। लिख लो भाई, हमारे देश में बना हुआ है IGST एक्ट 2017, हमारे देश में बना है IGST एक्ट 2017। तो IGST का भी अलग से एक्ट बनाया गया है, बिल्कुल बनाया गया है। और दोस्तों ये जो IGST का एक्ट है ना, इसमें पता है कितने सेक्शन हैं? इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें देखा जाए तो सेक्शन 1 से लेकर और 26 सेक्शन है, ज्यादा नहीं है इसमें, 1 से लेकर और 26 तक है, 1 से लेकर 26 ओनली। और ये 26 सेक्शन भी पता है क्यों हैं? कि जब IGST लगाया जाएगा तो वो पूरा पैसा एक बार सेंट्रल के पास जाएगा, फिर उसको कैसे डिवाइड करना है, स्टेट को कैसे देना है, वो सारे रूल इन 26 सेक्शन में हैं। तो आपको IGST एक्ट भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा CGST पढ़ लोगे तो S नहीं पढ़ना पड़ेगा, बताओ क्यों? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, वो तो उसकी कॉपी है, लाइन टू लाइन मिला लो, वर्ड टू वर्ड मिला लो, कॉपी है भाई उसकी। अगर आपने C पढ़ लिया तो S तो अपने आप ही हो गया ना आपका, उसको अलग से पढ़ने की नीड कहाँ है? बोलो, बोलते कहीं नहीं हो, बात समझ में आ रही है? ओके सर, चलो अभी मैं आपको बता दूंगा IGST की कहानी, डोंट वरी। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, पूरा इंडिया का आपको चक्कर लगवाऊंगा और IGST का मैटर समझाऊंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज और होती है, वो भी लिख लो आप, एक चीज और होती है, उसका नाम होता है GST काउंसिल। GST काउंसिल, ये नाम आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा।
जीएसटी के लॉ में भी मिलेगा, और जब आप डेली रूटीन में कभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कभी टीवी पर न्यूज़ देखोगे, कभी मोबाइल पर कोई यूट्यूब पर न्यूज़ देखोगे, तो जब जब आप जीएसटी की ताज़ा खबरें सुनोगे तो एट दैट टाइम आपको जीएसटी काउंसिल का नाम बार बार सुनने को मिलेगा। तो सर ये क्या होती है जीएसटी काउंसिल? दोस्तों, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, और आपको पता है ना हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। और आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हो कि जीएसटी का जो कानून हमारे देश में लाया गया, इसमें केवल सेंट्रल का ही रोल नहीं है, इसमें स्टेट का भी रोल है। जब तक सेंट्रल और स्टेट दोनों नहीं चाहते तो जीएसटी बन ही नहीं सकता था। तो हमारे देश में एक बात ये उठी कि भाई इस पूरे जीएसटी कानून को कंट्रोल कौन करेगा, इसके निर्णय कौन लेगा, जीएसटी लॉ में अगर कोई चेंज करना है तो उसके डिसीजन कौन लेगा, इसकी मतलब एक तरह से इसका सुपरविजन करेगा कौन। कानून तो बना दिया, लेकिन इसका सुपरविजन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो दोस्तों, हमारे कानून में एक व्यवस्था की गई, एक सिस्टम बनाया गया कि जीएसटी काउंसिल को क्रिएट किया जाए। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं और इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जैसे अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, कोई पता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो पता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर पता नहीं है। वाओ! तो अभी हमारे देश की जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, पहले अरुण जेटली जी हुआ करते थे, पर अब वो भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बनी, ठीक है ना। तो अभी वो हमारी वित्त मंत्री हैं, देश की वित्त मंत्री। तो वो इस काउंसिल की चेयरपर्सन है। इस काउंसिल की जो चेयरपर्सन है वो कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्टेट के, जैसे राजस्थान का फाइनेंस मिनिस्टर अलग होगा, यूपी का अलग होगा, एमपी का अलग होगा, वो सब इस काउंसिल के मेंबर हैं। और ये जो काउंसिल होती है, इसकी टाइम टू टाइम मीटिंग होती है, हर 2 महीने में, 1 महीने में मीटिंग होती है काउंसिल की। और उस मीटिंग के अंदर जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो निर्मला सीतारमण जी को लगा उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। बकायदा मेजॉरिटी होती है, वोटिंग होती है, उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। क्योंकि देखो, केवल सेंट्रल की भी नहीं चलेगी, स्टेट की भी नहीं चलेगी। जैसा मेजॉरिटी रूल होगा वैसे चलेगा। जैसे कई बार होता है ना कि क्लास के अंदर आधे बच्चे कुछ और कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, तो फिर वोटिंग करवाई जाती है, भाई बताओ देखें ज्यादातर लोग किसके पक्ष में हैं, तो फिर वो वाला काम कर दिया जाता है। जैसे कई बार बच्चों का कहते हैं ना, सर आज मन नहीं है पढ़ने का, छोड़ दो सर, आज तो कहीं मतलब घूमने का हो जाए, मौसम बहुत अच्छा है, तो फिर है ना वोटिंग करवाई जाती है कि भाई कितने बच्चे घूमने जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको शर्त लगा के बोल सकता हूं कि ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे कि पढ़ाई करनी है। सच है ये? तो आपको ये बात समझ में आई क्या? मेजॉरिटी से होता है डिसीजन। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल के भी लोग हैं और स्टेट के भी लोग हैं। जो भी डिसीजन होगा वो कैसे होगा? मेजॉरिटी के बेसिस पर होगा, राइट। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये इंडिया की पूरी कहानी मैं आपको समझा ही चुका हूं कि भाई हमारे देश में 28 स्टेट होते हैं और 8 यूटी होते हैं, लेकिन इन 8 में से 3 यूटी ऐसे हैं जो होने को तो यूटी हैं, लेकिन दोस्तों उनको कुछ इंपॉर्टेंस स्टेट वाली मिली हुई है। उनको कुछ इंपॉर्टेंस कौन सी वाली मिली हुई है? स्टेट वाली। तो आप उनको स्टेट ही मानना, आप उनको जीएसटी में यूटी मत मानना। कभी दिल्ली का नाम आ जाए तो यूटी जीएसटी मत लगा दियो, एसजीएसटी लगाना, राइट। जम्मू कश्मीर का नाम आ जाए तो हाँ यूटी जीएसटी मत लगा देना, राइट। तो ऐसा है। बाकी जो 5 हैं वो क्या माने जाएंगे? यूटी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, आपका माइंड में बिल्कुल प्रिपेयर कर रहा हूं। अभी मैं ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ा रहा जिससे आपके दिमाग पर प्रेशर क्रिएट हो।
क्योंकि अगर मैं पहले दिन से ही ये पढ़ाना चालू कर दूंगा, लो भाई किताब खोलो, अच्छा किताब बहुत टेंशन देती है। जैसे भी आपको प्रिंटेड बुक दे दी जाए ना मोटी सी, और वो खोल के बैठा दो भाई लो जी स्टार्ट करो, तो पता है दिमाग में आधी तो टेंशन यही हो जाती है, यार ये हाय राम पूरी कैसे होगी। तो अभी मैं आपको टेंशन दे ही नहीं रहा, और मैं आपको टेंशन दूंगा भी नहीं। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा और लिखवाने के साथ क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा जब क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप खुद ही कह दोगे अरे सर मैंने तो सारे क्वेश्चन कर लिए, और वो क्वेश्चन मेरे बनाए हुए नहीं है। कहीं आप सोचोगे भाई मैंने इजी क्वेश्चन बना दिए, बच्चे सॉल्व करके खुश हो रहे हैं, ना 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 ना, सारे क्वेश्चन स्टडी मैट से लिए हुए हैं, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो जब वो सारे क्वेश्चन आपसे होंगे तो आप तो खुद ही ऐसे बोलोगे सर सब कुछ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सब चीज समझ में आ गई, राइट। चलो अब दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा भाई? ये पढ़ा IGST। थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? मतलब जीएसटी काउंसिल से थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? IGST पढ़ा। IGST कब लगता है? जब इंटर ट्रांजिशन होता है। कैसा ट्रांजिशन होता है? चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इंटर ट्रांजिशन कब माना जाता है। मुझे एक बात बताओ, इसी के नीचे लिखता हूं IGST के नीचे। मान लो दोस्तों दो डिफरेंट स्टेट हैं, जैसे एक पंजाब है और एक राजस्थान है, इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजिशन अगर होता है पंजाब और राजस्थान के बीच में, तो मुझे बताओ आप उस ट्रांजिशन को क्या बोलोगे? इंटर ट्रांजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ। तो अगर कोई भी मूवमेंट होता है राजस्थान से पंजाब के बीच में तो द ट्रांजिशन इज कॉल्ड इंटर ट्रांजिशन। और उस पर कौन सा टैक्स लगाओगे? IGST। और IGST की रेट क्या लगाओगे? जो C और S की रेट है उसका टोटल। पक्की बात है। दूसरी बात, मान लीजिए दोस्तों दो डिफरेंट यूटीज हैं, यूटी दो डिफरेंट है। जैसे अगर मैं GST की बात करूं तो एक तो ले लेते हैं अंडमान, मान या मत मान मैं हूं अंडमान, और एक हम ले लेते हैं लक्षद्वीप। मान लो जी कोई ट्रांजिशन हुआ था अंडमान से लक्षद्वीप के बीच में, देखते हैं आप अपना दिमाग कितना अच्छे से लगा पाते हो। तो यहां पर देखता हूं आप कितना सोच पाते हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद पहले पढ़े हुए हो इन चीजों को, तो आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी। भाई राजस्थान से ट्रांजिशन पंजाब में हुआ, दो स्टेट के बीच में, आपने बोला कि इट इज ए इंटर ट्रांजिशन, और इंटर पर क्या लगाओ? IGST लगाओ। बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरा क्वेश्चन पता है क्या है? देखो मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपके दिमाग को यूज करवाऊंगा। ट्रांजिशन दो यूटी के बीच में हुआ है, दो यूटी के बीच में, एक अंडमान है और एक लक्षद्वीप है। अंडमान से कोई सामान बेचा गया है लक्षद्वीप के अंदर। तो दोस्तों मुझे बताओ ये जो ट्रांजिशन है, देखो मैं पहले ये पूछ ही नहीं रहा कि कौन सा GST लगाओगे, मैं तो इतना सा पूछ रहा हूं कि इस ट्रांजिशन को आप इंटरा बोलोगे या इंटर बोलोगे? दिस इज माई क्वेश्चन। क्या बोलोगे? इंट्रा या इंटर? देखो जो बच्चे इंट्रा सोच रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। ये इंट्रा ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता। आप समझो मेरी बात को। मैंने क्या बोला था कि मेरे गोल्डन स्टेटमेंट्स को याद रखना। मैंने क्या कहा था आपको? जब जब यूटी GST की बात आएगी, जब जब यूटी की बात आएगी, उसको एक स्टेट मानना। कभी भी मत सोचना कि वो सेंट्रल के पास जाता है। इसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं कि वो भले ही सेंट्रल के पास जाता हो, लेकिन उसका जो रिजर्व है वो हमेशा अलग अलग रखा जाता है। तो अगर आपने GST कानून में कभी भी यूटी GST को यूटी की तरह माना तो आपसे मिस्टेक होगी। यूटी को हमेशा क्या माना करो? मैं कहता हूं कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे आप तो ऐसा मानो जी कि जैसे दो स्टेट हैं। आप यूटी वाली चीज को भूल जाओ, क्योंकि जैसे यूटी को सोचोगे ना
तो आपके दिमाग में मोदी जी नजर आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप गलती कर बैठोगे। आपको लगेगा यार ये तो एक ही चीज है दोनों। अरे भाई, अंडमान अलग यूटी है, लक्षद्वीप अलग यूटी है। अब जब एक यूटी से दूसरे यूटी में ट्रांजिशन हो रहा है तो वो इंट्रा कहां से हुआ? वो तो इंटर हो गया ना। अब कई बच्चे पता है मेरे से लड़ाई करते हैं, सर लेकिन वो जाएगा तो सेंट्रल के पास ही, तो दोनों को एक ही मानो। अरे कहां से मानो एक? सेंट्रल के पास जाएगा मुझे भी पता है, लेकिन अंडमान का बैग अलग है, लक्षद्वीप का बैग अलग है। तो आप दोनों सेंट्रल के पास जा भी रहे हैं तो आप उनको एक क्यों मान रहे हो? दोनों को अलग अलग मानो भाई। हां, ट्रांजिशन अगर अंडमान का अंडमान में ही हो रहा होता, जैसे अंडमान में बेचने वाला भी अंडमान में है और वो माल बेच भी कहां रहा है? अंडमान में, तो आप फिर उसको इंट्रा बोलते। क्या बोलते? और इंट्रा पे क्या लगाते बताओ जल्दी से? CGST प्लस एस मत बोल दियो, UTGST। अब जैसे C 9 लगता तो UT भी 9 लगता। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो अलग था भाई, मैंने तो ये बोला था कि दो यूटी के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांजिशन। देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी, आप जीएसटी कितना भी पढ़ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। जब राजस्थान से कोई ट्रांजिशन पंजाब में हुआ तब तो आपने बोल दिया कि ओहो ये तो इंटर है, इस पे IGST लगा दो सर, C और S के टोटल के बराबर लगा दो। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि दो यूटी हैं, दो यूटीज हैं, एक अंडमान है एक लक्षद्वीप है, दोनों अलग अलग यूटी हैं, तो आपको मन में ऐसा लग रहा है कि सर ये तो इंट्रा हो गया। अरे भाई ये इंट्रा नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। मैंने गोल्डन स्टेटमेंट में आपको क्या लिखवाया था कि UTGST को हमेशा SGST मानो, उसको UT की तरह ट्रीट मत करो। उसको कैसे ट्रीट करो? S की तरह ट्रीट करो। इसका मतलब यू मानो कि ये UT नहीं है, ये दो अलग अलग टेरिटरीज हैं, और जब एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में सप्लाई होती है तो उस पर IGST की लेवी होती है। तो जैसे C की रेट 9 है और UT की रेट भी 9 है, तो यहां पर 18 लगेगा IGST। समझ में आ रही है क्या बात? पक्का? चलो एक और पूछता हूं। मान लो जी एक तो स्टेट है और एक हमारा यूटी है, एक तो स्टेट है और एक हमारा यूटी है। देखता हूं अब की बार क्या बोलते हो। इनके बीच में अगर ट्रांजिशन होता है, जैसे मान लो मैं राजस्थान का हूं और मैंने अंडमान, मेरे को अंडमान बहुत अच्छा लगता है, मान या मत मान मैं हूं अंडमान, तो राजस्थान से मान लो हमने कोई ट्रांजिशन अंडमान में किया, तो अब बताओ देखें क्या बोलते हो? इसको इंट्रा बोलोगे या इंटर बोलोगे? नहीं, मैं CGST UGST वो नहीं पूछ रहा, मैं ये कह रहा हूं जी ये ट्रांजिशन क्या है, इंट्रा है या इंटर है? सर ये पक्का इंटर है। अब हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमारे दिमाग में एक बात बैठा दी कि यूटी आ भी जाए ना क्वेश्चन में तो उसको स्टेट मानो। यूटी को हमेशा क्या मानो? स्टेट मानो। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, लिख लेना, ये कोई किताब में आपको मिलेंगे नहीं, आप अलग से पेज पर अपनी भाषा में लिख लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना कि यूटी आएगा ना तो मैं स्टेट की तरह मानूंगा उसको। कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे, वरना कई बार क्वेश्चंस में कुछ और कर बैठोगे आप आंसर लिखते टाइम। तो स्टेट अलग है, यूटी अलग है, तो इसको इंट्रा मत बोल दियो, इसको क्या बोल दियो? इंटर। क्या बोलोगे इसको? और इंटर पर क्या लगता है? IGST। जैसे C की रेट 9 है, तो बताओ यहां IGST की रेट क्या होगी? 18 होगी। पक्का? चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, जितना मेरा मन करेगा ना सारे क्वेश्चन पूछूंगा आज आपसे। मान लो जी दो कंट्रीज हैं, ओहो सर अब की बार तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, जैसे एक इंडिया है और एक हमारा USA है,
एक तो इंडिया है और एक कौन है हमारा, यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका है, एक भारत है और एक अमेरिका है। मान लो जी ट्रांजैक्शन भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है, ठीक है, मिसाइल जा रही है भारत से अमेरिका, मतलब बेचने के लिए, युद्ध नहीं हो रहा कि भाई मोदी जी ने मिसाइल छोड़ दी, बेच रहे हैं। मान लो मिसाइल खरीदी हमने अमेरिका से, भाई एक मिसाइल दो हमारे को, पाकिस्तान को साफ करना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है मिसाइल खरीदने का, इसको इंट्रा बोलोगे या इंटर बोलोगे या इंटरनेशनल बोलोगे? इंटरनेशनल नहीं बोलोगे, क्यों? अमेरिका तो देश ही अलग है। हाँ, अरे जीएसटी में इंटरनेशनल को भी क्या माना जाता है, इंटर माना जाता है। जो इंटरनेशनल होता है ना उसको भी क्या माना जाता है, इंटर माना जाता है। अच्छा बताओ फिर अमेरिका से मिसाइल अगर भारत में आएगी, लड़ाई के लिए नहीं, वैसे उड़ के नहीं आ रही है, उसमें तो बर्बाद हो जाएंगे हम, खरीद रहे हैं हम, बताओ कौन सा टैक्स लगाओगे? आईजीएसटी। कौन सा लगाओगे? आईजीएसटी, है ना, आईजीएसटी लगाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी, आईजीएसटी लगाएंगे, है ना। बहुत ही मजा आता है सर ऐसे। चलो जी, तो ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को। तो ये 4 पॉइंट याद रख लोगे। अगर दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन कहलाता है, बोलो जल्दी से बोलो? इंटर कहलाता है। दो यूटी के बीच में हो जाए तो बोलो इंट्रा, मत बोल दियो। एक स्टेट और एक यूटी के बीच में हो रहा हो तो, और दो देशों के बीच में हो रहा हो तो इंटर। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्की बात है? चलो जी, चलो सर, ये सारी कहानी हमारे समझ में आ गई है। अब आईजीएसटी कैसे काम करता है, आईजीएसटी पूरा सेंट्रल के पास क्यों जाता है, ये सारी तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बारे में चिंता नहीं करो, राइट। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब इसके जस्ट नीचे, ये तो इंडिया वाली कहानी आ गई है ना। इस इंडिया वाली कहानी के जस्ट बाद एक छोटा सा हेडिंग डाल लो और उसका नाम लिखना जीएसटी, कॉम्पनसेशन एक्ट 2017। यहां पर एक नाम लिखिएगा, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये क्या चीज आ गई, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017? बताता हूं दोस्तों। बात यह है, ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ध्यान से। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूं आप लोगों को कि ये कॉम्पनसेशन एक्ट क्या चीज है। यहां पर आप एक नोट लिखिएगा, जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन तो होता है हमेशा ओरिजिन बेस, ओरिजिन बेस्ड। रजिस्ट्रेशन हमेशा कैसे होता है, ओरिजिन बेस होता है, ओरिजिन बेस। लेकिन जो टैक्स होता है, जो जीएसटी होता है, टैक्स और जीएसटी, वो हमेशा डेस्टिनेशन बेस होता है, डेस्टिनेशन। अब इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है, डेस्टिनेशन बेस। रजिस्ट्रेशन होगा ओरिजिन बेस, लेकिन जो टैक्स और जीएसटी लगेगा वो हमेशा डेस्टिनेशन बेस लगेगा। अब इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या है ये कहानी, एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप चाहो तो लिखना मत एग्जाम्पल को, एवं ही समझा रहा हूं। जैसे मान लो जी आप राजस्थान के हो, मिस्टर ए। मिस्टर ए कहाँ का है? राजस्थान का, राइट। अब उसने कोई ट्रांजैक्शन किया मान लो बिहार में, तो बिहार तो अलग स्टेट हो गया, राजस्थान अलग स्टेट हो गया। अब बिहार में कौन है जी? मिस्टर बी। बिहार में कौन बैठा है? मिस्टर बी है, मिस्टर बी। अब ट्रांजैक्शन हुआ है राजस्थान से बिहार,
पहले तो ये बताओ कि इसको आप इंटर बोलोगे या इंट्रा बोलोगे? सर ये तो इंटर है। ओके, ये तो इंटर ट्रांजैक्शन है ना? अच्छा, इंटर पर क्या लगाओगे? IGST लगाएंगे। बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो सी की रेट 9% है, तो IGST की रेट क्या लगाओगे? 18% लगाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, जरा अपना दिमाग लगाना, सरकार GST का पैसा A से मांगेगी या B से? मान लो जी 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है? 1 लाख। ये हमारी सप्लाई की वैल्यू है। इस पर 18% क्या लग गया? IGST, मतलब 18,000। तो मिस्टर ए बिल बनाएगा 1,18,000 का। तो मुझे ये बताओ, सरकार ये जो 18,000 का GST है, ये किससे कहेगी कि तुम जमा कराओ? मिस्टर ए से कहेगी या मिस्टर बी से कहेगी? मिस्टर ए से कहेगी, क्योंकि यहां पर सप्लायर कौन है? मिस्टर ए। सप्लायर का मतलब जो सेल कर रहा है। तो जिम्मेदारी हमेशा किसकी होती है? सप्लायर की, खरीदने वाले की नहीं होती। खरीदने वाला कौन है? अच्छा, इसको हम लॉ की लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट। GST के अंदर बायर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट। बायर, परचेजर ऐसे मत बोला करो। क्या बोला करो? रेसिपिएंट। और जो माल बेच रहा है उसको क्या बोलोगे? सप्लायर। उसको सेलर मत बोलना। क्या बोलना? सप्लायर। तो GST कलेक्ट किससे करती है सरकार? सप्लायर से। सप्लायर कौन है? तो बताओ भाई, रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा? राजस्थान में होगा या बिहार में होगा? जल्दी से बताओ। राजस्थान में होगा। अच्छा, एक बात बताऊं, GST के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपना क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। तो वो रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, वो स्टेट वाइज होता है। सर आप तो कह रहे थे 1 कंट्री 1 टैक्स, फिर 1 कंट्री 1 टैक्स कहां से हुआ? आप तो कह रहे हो स्टेट वाइज होता है रजिस्ट्रेशन। अरे स्टेट वाइज ही होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। बताओ क्या रीजन है? स्टेट वाइज करने की क्या जरूरत है? पूरे भारत का एक ही कर दो। हाँ, अरे भाई, राजस्थान स्टेट के आप रहने वाले हो, मान लो जी आप राजस्थान में ट्रांजैक्शन करते हो, तो CGST और SGST लगेगा। तो C तो आप सेंट्रल को दे दोगे, लेकिन अगर आपका स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो SGST कैसे जमा कराओगे? हाँ, तो GST के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो हमेशा स्टेट वाइज होता है। कैसे होता है? स्टेट वाइज। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ओरिजिन बेस। ओरिजिन का मतलब है जहां से गुड्स का मूवमेंट हुआ है। बताओ दोस्तों, इस एग्जांपल में ओरिजिन कहां नजर आ रहा है आपको? ओरिजिन कहां नजर आ रहा है? राजस्थान। ये हमारा ओरिजिन है। तो हमें जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ना, वो तो राजस्थान में करवाना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर कहां का है? राजस्थान का। गुड्स का मूवमेंट कहां से हुआ है? राजस्थान से। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये जो GST का पैसा है 18,000 रुपया, ये आप जमा कहां कराओगे? किसके पास कराओगे? 18,000। IGST का पैसा किसके पास जाता है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया था कि IGST का पूरा पैसा एक बार सेंट्रल के पास जाता है, मोदी जी के पास जाता है 18,000। लेकिन दोस्तों जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या ये पूरा का पूरा 18,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का है या इसमें स्टेट का भी हिस्सा है? जल्दी से बताओ। सर इसमें स्टेट का भी हिस्सा है। ये पूरे 18,000 अकेले गवर्नमेंट सेंट्रल के थोड़ी है भाई। तो एक बार ये पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल के पास जाएगा, फिर सेंट्रल पता है क्या करेगी? सेंट्रल को पता है इसमें हमारे पैसे आधे हैं, तो सेंट्रल 9,000 तो अपने पास रख लेगी
और बताओ 9,000 किसको दे देगी? स्टेट को दे देगी। किसको दे देगी? लेकिन अब एक और कंफ्यूजन आ जाता है। चलो 9,000 तो सेंट्रल अपने पास रख लेगा, लेकिन जो दूसरा वाला 9,000 है यह भी क्लियर है कि वो स्टेट को देगा। लेकिन अब फिर से एक लड़ाई शुरू हो जाती है। कौन से वाले स्टेट को? राजस्थान वाले को या बिहार वाले को? सोचो जरा भाई। 18,000 IGST लगा, यहां तक सही है। 18,000 पूरा सेंट्रल के पास चला गया, यहां तक भी सही है। सेंट्रल अपना तो 9 ही रखेगा ना। 9 किसको देना पड़ेगा? स्टेट को देना पड़ेगा। लेकिन माइंड में फिर से मैंने आपके एक क्वेश्चन अराइज कर दिया कि ये जो दूसरा वाला 9,000 है ये कौन से वाले स्टेट को मिलेगा? जरा सोचो और मुझे बताओ। पुराने लॉ के अंदर जब जीएसटी नहीं आया था तो दोस्तों ये पैसा ओरिजिन स्टेट को मिलता था। जैसे यहां पर ओरिजिन स्टेट कौन है? तो राजस्थान को मिलता था। लेकिन दोस्तों ये बहुत गलत था। मुझे एक बात बताओ, मैं मानता हूं सप्लायर राजस्थान का है, गुड्स का मूवमेंट भी कहां से हुआ है? राजस्थान से। लेकिन मुझे यह बताओ कंज्यूमर कहां बैठा है? पैसा किसकी जेब से लगा? क्या राजस्थान की जेब से लगा पैसा? अरे राजस्थान वाले ने तो माल बेचा है भाई। बायर कहां पर बैठा है? बिहार में। यह 18,000 का बर्डन किस पर आया है? मिस्टर बी पर आया है या मिस्टर ए पर आया है? मिस्टर बी पर आया है। तो जो कंजम्पशन हुआ है वो कहां पर हुआ है मुझे बताओ? बिहार में हुआ है। तो अगर ये 9,000 राजस्थान वाले स्टेट को दे दिया जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में जो ओरिजिन बेस प्रिंसिपल था, अब जीएसटी आने के बाद जो टैक्स मिलता है वो डेस्टिनेशन बेस हो गया है। डेस्टिनेशन बेस। मुझे बताओ दोस्तों, इस गुड्स का डेस्टिनेशन कहां है? बिहार है। तो ये 9,000 बिहार सरकार को मिलना चाहिए। बिहार की वो जो भोली भाली जनता है भाई, जिसने इस बर्डन को बियर किया है, ये पैसा किसके डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए? वहां के लोगों ने इस बर्डन को बियर किया है, तो भाई ये पैसा राजस्थान को क्यों मिले? हां, अगर मान लो बिहार से माल राजस्थान आता तो फिर डेस्टिनेशन स्टेट आप किसको बोलते? हां, जमा तो बिहार वाले को कराना पड़ता, लेकिन वो जो बिहार वाला पैसे जमा कराता उसका बर्डन किस पर आया है? राजस्थान वाले पर आया है। तो पैसा एक बार सेंट्रल के पास जाएगा, फिर सेंट्रल क्या करेगी? आधा रख लेगी और आधा उस स्टेट को देगी। कौन से स्टेट को? जल्दी से बताओ, कौन से स्टेट को? कौन से स्टेट को मिलेगा पैसा आईजीएसटी लगने के बाद? डेस्टिनेशन। जहां पर आपका क्या है? डेस्टिनेशन। देखो आपका भी कोई ना कोई डेस्टिनेशन है, आपको पता नहीं है अभी। जैसे बहुत सारे लोग सोचकर बैठे हैं, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे बनूंगी। वो आपने सोचा है, लेकिन आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो आपको नहीं पता कि आप कहां जाओगे, आपकी डेस्टिनी क्या है। अब पता है कई बच्चे मेरे से क्या पूछते हैं? देखो ये बातें किताबों में नहीं लिख रही, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता आपको। अब पता है मेरे से कई बच्चे क्या क्वेश्चन पूछते हैं? सर चलो बात समझ में आ गई कि आईजीएसटी लग गया 18%, फिर वो पूरा सेंट्रल के पास भी चला गया, ये भी समझ में आ गया। सेंट्रल ने अपना रख लिया आधा 9,000 और आधा 9,000 स्टेट को दे दिया, ये भी समझ में आ गया। चलो आप कहते हो तो हमने ये भी मान लिया कि चलो 9,000 डेस्टिनेशन स्टेट को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ओरिजिन बेस होगा, लेकिन मिलेगा किसको? डेस्टिनेशन स्टेट। लेकिन सर एक बात बताओ,
ऐसे करने की जरूरत ही क्या थी? आप सीधे ही 9,000 तो सेंट्रल को दे देते और फिर 9,000 बिहार को दे देते। ऐसे क्यों किया कि पहले IGST लगाया 18,000, फिर पूरे 18,000 मोदी जी को दिए, फिर मोदी जी ने अपने पैसे रख लिए, बाकी स्टेट को बांट दिए। हाँ, वेरी गुड, एंड कंज्यूमर नहीं पता। अभी तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया था, सिंपल। हाँ, ऐसे भी तो हो सकता है भाई, वेरी गुड, कि राजस्थान से सपोज करो माल चला गया है बिहार। माल कहां चला गया है? बिहार। गुड्स कहां चला गया है? बिहार। और बिहार से कहां चला गया? और यूपी से कहां चला गया? हरियाणा। और हरियाणा में एक बंदा था जिसने पैकेट खोलकर खा गया। वो कुरकुरे के पैकेट राजस्थान से रवाना हुए थे, बिहार पहुंचे, बिहार से कहां पहुंचे? यूपी। सीधे हरियाणा नहीं, यूपी। फिर यूपी से कहां? और एक हरियाणा में ऐसा था जिसने पैकेट खोला और गप से खा गया। तो बताओ दोस्तों, राजस्थान से बिहार जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो इंटर है या इंट्रा है? क्या लगा होगा? फिर बिहार से जब यूपी ट्रांजैक्शन हुआ, फिर से स्टेट चेंज हुआ, बताओ कौन सा ट्रांजैक्शन है? इंटर। क्या लगा होगा? IGST। फिर ये माल यूपी से हरियाणा गया, फिर से ट्रांजैक्शन कैसा हुआ? क्या लगा होगा? फिर हरियाणा वाले ने उसको पैकेट को खोलकर खा लिया, तो अब तो आगे नहीं जाएगा ना माल। तो फाइनल कंज्यूमिंग स्टेट कौन हुआ? तो IGST जब जब लगता जाएगा वो सारा पैसा सेंट्रल को ही मिलेगा। अच्छा, सेंट्रल उसे अपनी रेवेन्यू नहीं मान सकता जब तक सेंट्रल को ये नहीं पता लग जाता कि हु इज द फाइनल कंज्यूमिंग स्टेट। जैसे ही पता चला कि ओहो हरियाणा में गुड्स क्या हो गया है, कंज्यूम हो गया है, तो फिर क्या होगा भाई? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट उस IGST को अपने पास रखती चलेगी। जैसे ही पता चलेगा कि हरियाणा में हो गई है जी फाइनल बुकिंग, तो जो स्टेट वाला हिस्सा है IGST के अंदर, जो दो चीजें होती है ना, एक तो C वाला हिस्सा होता है और एक तो C वाला तो सेंट्रल रख लेगा अपने पास, वो तो पहले ही उसके पास पड़ा है। लेकिन जो स्टेट वाला हिस्सा होता है, स्टेट वाला, वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगी बताओ? ये जो बीच वाले हैं ना, राजस्थान, बिहार, यूपी, ये सब ठन ठन गोपाल हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये सोचेंगे कि वाओ हमारे स्टेट में आ गया, वाओ हमारे स्टेट में आ गया, लेकिन फाइनली कहां पहुंच गया? हरियाणा। तो ये स्टेट कौन सा कमाएगा? हरियाणा। ये रेवेन्यू जो होगी ना, स्टेट वाली रेवेन्यू, वो किसको होगी? हरियाणा को। ये बिहार को, यूपी को, राजस्थान को, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको डेस्टिनेशन प्रिंसिपल समझ में आया क्या? और ये डेस्टिनेशन प्रिंसिपल केवल हमारे देश में ही नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। पुराने लॉ में ये एक बहुत बड़ी कमी थी। पुराने लॉ में क्या होता था दोस्तों? ओरिजिन प्रिंसिपल चलता था। लेकिन कानून जैसे ही नया हुआ है, GST आया है, अब कौन सा प्रिंसिपल आ गया? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। तो जो बर्डन को बियर करेगा ना फाइनली, वही स्टेट उस रेवेन्यू को कमाएगा। तो मेरे मुख वचन से एक और गोल्डन स्टेटमेंट निकलने जा रहा है, पहले उसको ध्यान से सुन लीजिए। फिर जो भी आपकी हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, गुजरात, जो भी आपकी भाषा है उसमें लिख लेना। मेरे मुख वचन से गोल्डन स्टेटमेंट पता है क्या निकल रहा है? बता रहा हूं। किसी भी स्टेट की तरक्की, तरक्की का मतलब होता है उसका एक तरह से डेवलपमेंट, उसका जो डेवलपमेंट है स्टेट का, वो इस बात पर निर्भर नहीं करेगा, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वहां कमाने वाले लोग कितने हैं। किसी भी स्टेट की तरक्की इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि वहां कमाने वाले लोग कितने हैं। किसी भी स्टेट की तरक्की GST आने के बाद अब इस बात पर निर्भर करेगी कि वहां खाने वाले लोग कितने हैं। आपने मेरी टैगलाइन को समझा? ये टैगलाइन किसी भी बुक में,
किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। ये मैं पूरे जीएसटी का क्रक्स बता रहा हूं आपको। जीएसटी कानून आने के बाद, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जैसे आपका मन करे। अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि सर आप ही लिखवा दो ना, अरे खुद लिख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई एग्जाम में थोड़ी आ रही है ये चीज। जीएसटी आने के बाद किसी भी राज्य की तरक्की, किसी भी राज्य का डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि वहां पर कमाने वाले लोग कितने हैं। नो, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर खाने वाले लोग कितने हैं। खाने वाले, जैसे आज अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में खूब खाने वाले लोग हैं, खूब जनसंख्या है जो खाने के लिए वहां पर रहती हैं। कोई भी बिहार वाला हो भाई बुरा मत मानियो, मैं तो बता रहा हूं। जैसे यूपी है तो यूपी में कितनी जनसंख्या है, देखो सबसे ज्यादा स्टेट में जिसमें पॉपुलेशन है वो कौन है। तो मुझे बताओ पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं या जितने भी यूटी हैं उसमें सबसे ज्यादा जीएसटी का हिस्सा कौन सा राज्य कमाता होगा? यूपी, बिहार, क्योंकि यहां खाने वाले बहुत है ना। कंज्यूमर कहां बैठा है? अब सोचो, व्यापारी लोग तो ज्यादातर गुजरात में है या राजस्थान में है ना, लेकिन मुझे बताओ खाने वालों की संख्या कहां है? यूपी, बिहार। तो फाइनली जो स्टेट वाला रेवेन्यू है वो किस राज्य को ज्यादा मिलेगा? बिहार को मिलेगा, यूपी को मिलेगा, क्योंकि वहां खाने वाले लोग बैठे हैं, कंज्यूमर हैं वहां। और आपने अभी अभी देखा कि जहां कंज्यूमर होता है वहीं पर जाकर फाइनल रेवेन्यू बुक होती है। आज आपने माल को राजस्थान से आप बिहार ले गए, फिर बिहार से यूपी ले गए, फिर यूपी से आप हरियाणा ले गए, तो बीच में कितने सारे राज्य आए, लेकिन किसी को भी मिला रेवेन्यू? फाइनली रेवेन्यू किसको मिला? हरियाणा को मिला। क्यों मिला हरियाणा को? क्योंकि वहां था ना एंड कंज्यूमर। तो एंड कंज्यूमर्स जहां ज्यादा होंगे, जहां पर आबादी खाने वाली ज्यादा होगी, कंज्यूमर वहां ज्यादा बैठे होंगे, व्यापारी नहीं कंज्यूमर, वो राज्य ज्यादा तरक्की करेगा क्योंकि उसको रेवेन्यू ज्यादा होगा। जबकि पुराने लॉ में बताएं क्या होता था? जिस स्टेट में कमाने वाले ज्यादा होते थे वो राज्य ज्यादा तरक्की करता था। जैसे गुजरात को बहुत रेवेन्यू मिलती थी पुराने लॉ में। क्यों? क्योंकि वहां व्यापारी लोग ज्यादा है, वहां कमाने वाले ज्यादा हैं। और देखो बात भी सही है। मुझे एक बात बताओ, आज टैक्स का बर्डन कौन भुगतता है? फाइनली कौन भुगतता है? कंज्यूमर भुगतता है। अरे यूपी में खाने वाले ज्यादा हैं, बिहार में, तो टैक्स का बर्डन तो उन पर आया ना। तो वो टैक्स का पैसा गुजरात वाले क्यों मजे लेंगे भाई उसके? क्या उनके बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? वहां गरीब जनता है, उस पर खर्च नहीं होना चाहिए पैसा? तो बात बिल्कुल सही है कि अब हमारे देश में डेस्टिनेशन प्रिंसिपल आ चुका है और ये डेस्टिनेशन प्रिंसिपल आना वैसे भी बहुत जरूरी था। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको क्रेडिट सिस्टम समझाऊंगा। क्रेडिट सिस्टम, इनपुट क्रेडिट, नाम सुना है आपने इनपुट क्रेडिट का? नहीं भी सुना है तो टेंशन मत लेना, मैं बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा आपको। आप ये बिल्कुल टेंशन मत लो कि सर हम तो ऐसे पहले पुराने ढंग से नहीं पढ़े। अरे आप टेंशन मत लो, मैं पूरा बताऊंगा आपको। अगर आईजीएसटी नहीं होता ना, अगर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल नहीं लगाया जाता तो भाई साहब इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती, और जब इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती ना तो टैक्स पर दोबारा क्या लग जाता? टैक्स। अब ये सारी बातें मैं अभी आपको विद एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा। मैं केवल बातें नहीं कर रहा, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो बोलो भाई, ये समझ में आया आपको कि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो जीएसटी में कैसे होता है? बोलो बोलो, कैसे होता है? ओरिजिन पर बेस होता है, लेकिन जो टैक्स का कलेक्शन होता है वो डेस्टिनेशन बेस होता है। तो किसी भी राज्य की तरक्की इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि वहां कमाने वाले लोग कितने बैठे हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है, दोस्तों कि वहां पर खाने वाले लोग कितने बैठे हैं। तो जहां खाने वाले ज्यादा होंगे वो राज्य ज्यादा कमाएगा।
यहां तक समझ में आया? अब सुनना मेरी बात को। मतलब ये जो 3-4 दिन मेरे स्टार्टिंग वाले हैं भाई, इससे आपकी पूरी इमेज बनने वाली है जीएसटी की। फिर आपको देखना लॉ कितना बढ़िया समझ में आएगा। अब यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पता है क्या? 2017 में जब हमारे देश में जीएसटी आया तो आपको पता है सेंट्रल और स्टेट ने मिलकर इसको बनाया, है ना? अब उस समय पता है क्या प्रॉब्लम हुई? बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिनको पुराने लॉ में, पुराने मतलब जीएसटी आने से पहले, उसमें ज्यादा फायदा था। क्योंकि उस समय हमारे देश में कौन सा प्रिंसिपल लगता था? ओरिजिन। जैसे गुजरात अगर मान लो माल बनाकर ज्यादा बेच रहा है तो गुजरात को रेवेन्यू ज्यादा होती थी, यूपी बिहार को ज्यादा नहीं होती थी। तो हमारे देश में बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिन्होंने जीएसटी का विरोध किया। उन्होंने अगेंस्ट बोला कि हम जीएसटी नहीं आने देंगे। और आपको यह सुनकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, वंडर होगा कि हमारे देश में केंद्र सरकार मोदी जी की थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, 2017 में थी, अभी भी है। 2017 में बहुत सारे स्टेट जो खुद बीजेपी की गवर्नमेंट थे वहां पे, उन्होंने विरोध किया बोलो जीएसटी का। बताओ क्यों? उन्होंने ये कहा भाई बीजेपी बात अलग है, कांग्रेस बात अलग है, बात है हमारा राज्य पहले है। तो गुजरात जैसे राज्य ने विरोध किया कि जीएसटी सही नहीं है, जबकि गुजरात में खुद बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस टाइम। उन्होंने विरोध इसलिए किया कि भाई जीएसटी आने के बाद हमारा तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, क्योंकि अब तो टैक्स उसको मिलेगा भाई जहां एंड कंज्यूमर भरे पड़े हैं। हमारे यहां तो इतने हैं ही नहीं, बिहार यूपी की जनता भरी पड़ी है, वहां पे एंड कंज्यूमर की संख्या ज्यादा है। राजस्थान में एंड कंज्यूमर खूब है, यहां मिलेगा रेवेन्यू। तो मुझे बताओ वो स्टेट तो क्यों चाहेंगे कि जीएसटी आए? बट लॉजिकल है, वो क्यों चाहेंगे? तो बहुत सारे स्टेट ने इसका क्या किया? विरोध, कि भाई हम तो जीएसटी को लाने के फेवर में नहीं है। और जब तक सारे स्टेट फेवर में नहीं होते जीएसटी आ नहीं सकता। सारे जीएसटी सारे स्टेट को आना पड़ेगा ना, वरना पूरे देश में वन कंट्री वन टैक्स कैसे लगेगा? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था थी नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना था, और कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है तो पहले स्टेट को राजी करो, क्योंकि जब तक स्टेट अपने राज्य में एसजीएसटी कानून पास नहीं करेगा तो जीएसटी आएगा कैसे? केवल सीजीएसटी से थोड़ी जीएसटी आ जाएगा, एस भी तो पास करना पड़ेगा। तो कुछ स्टेट तो राजी हो गए जिनको फायदा था, कुछ राज्यों ने मना कर दिया, हम तो नहीं करेंगे। तो सेंट्रल को लगा यार गाड़ी फिर अटक गई, जीएसटी तो आ ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन सब राज्यों को बुलाया जो नाराज थे, भाई तुम हमारे पास आओ एक बार, क्या बात है बताओ, तुम्हारे मन की बात बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुमको? कि देखो मोदी जी वो बात तो सब सही है, देखो कि भाई जीएसटी आने से वन कंट्री वन टैक्स हो जाएगा, वो सब सही है, लेकिन देखो बात ये है कि हमारे को तो ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा रेवेन्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कि यार तुम ऐसी बातें कर रहे हो, हम बीजेपी के तुम बीजेपी के, फिर भी तुम विरोध कर रहे हो। कांग्रेस वाले सोच रहे हैं सबकी, देखो इनकी खुद की राज्य ही नहीं मान रहे। कि जी देखो बात सीधी सी, देखो बीजेपी गई बाढ़ में, कल को जनता हमारे जूते मारेगी, क्योंकि रेवेन्यू कम हो जाएगा तो हम राज्य का खर्चा कैसे चलाएंगे? तो केंद्र सरकार ने उन सभी राज्यों को ये कहा भाई किन किन राज्यों को प्रॉब्लम है, अपने अपने हाथ खड़े करो। तो सब जो भी राज्यों को प्रॉब्लम थी उन्होंने हाथ खड़े किए कि भाई तुम्हारा पैसा रेवेन्यू कमी तो हो रहा है इसमें, कि हाँ जी हो रहा है। बोले ऐसे करो, चलो बताओ तुम्हारा कितना कितना कम हो रहा है, आज बताओ, लिख के दे दो तुम कितना कितना हो रहा है। कि देखो मोदी जी अभी हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी कम हो रहा है हमारा। कि अच्छा, बोले एक काम करते हैं, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, जीएसटी तो आने दो। तुम्हारे को जितना लॉस होगा ना जीएसटी आने से, जब जीएसटी आएगा तो तुमको भी पता लग जाएगा भाई कितना कितना लॉस हो रहा है। अपन एक फॉर्मूला निकाल लेंगे लॉस कैलकुलेट करने का। उस लॉस का जो तुम्हारे को नुकसान है, डिफरेंस अमाउंट का, वो तुम हमसे ले लेना, केंद्र सरकार दे देगी तुमको। कि अच्छा, कि हाँ, कि कैसे दे दोगे आप? कहीं ऐसे झूठे आश्वासन दे रहे हो कहीं कल को भाई जीएसटी लाने के लिए, बाद में तुम ऐसे ठेंगा दिखा दो कि नहीं नहीं कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, कि नहीं देखो हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम भरोसा नहीं कर सकते।
आपने कहा था कि काला धन आएगा, आज तक तो आया नहीं। इतने करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहां दी आपने नौकरी अभी तक? तो हम कैसे मान लें कि भाई चलो एक काम करते हैं, एक कानून और पास कर लेते हैं। अब कानून पास हो जाएगा तब तो मानोगे? बोले हाँ तब तो मान लेंगे। भाई कानून ही पास हो गया जब, तो फिर तो बात ही क्या है। तो हमारे देश में एक कानून पास किया गया, उसका नाम क्या रखा गया? जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017। अब ये बातें कोई नहीं पढ़ाता, सब बस चालू हो जाते हैं किताब में, हाँ लो जी पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर। जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017, इस कानून को इसलिए पास किया गया कि भाई जिन जिन राज्यों को नुकसान होगा जीएसटी आने से, उनको कॉम्पनसेशन के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। अब वो पैसा कैसे देगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, कितने साल तक देगी, ये सारी तमाम बातें किसमें लिखी गई? जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017 में। बहुत ही छोटा सा कानून है, मात्र पता है इसमें कितने सेक्शन है? 1 से लेकर 14, मतलब 2 या 3 पेज में तो एक्ट खत्म हो जाता है। ये इतना सा कानून है ये, क्योंकि इसमें और कोई फालतू बात है ही नहीं, इसमें तो बस वो कॉम्पनसेशन देने की बातें हुई है। और आपके कोर्स में एज सच कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, छोटा सा बीच में 1-2 जगह आएगा, वहां मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये एक्ट का नाम कभी आपके सामने आ जाए तो आपको ऐसे टेंशन तो नहीं होगी ना भाई ये क्या चीज आ गई, कॉम्पनसेशन एक्ट। और पता है ये कॉम्पनसेशन एक्ट जो यहां पर पास किया गया है, इसमें सरकार कैसे देती है राज्यों को कॉम्पनसेशन? हमारे देश में जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 10-10, 20-20 लाख से ऊपर की गाड़ियां हैं, जो भी बड़े बड़े ज्वेलरी के बड़े आइटम्स हैं, उन पर गवर्नमेंट लग्जरी टैक्स लगाती है जीएसटी में। कौन सा टैक्स? लग्जरी। और वो जो लग्जरी टैक्स होता है, जिसको सेस बोलते हैं अलग से, जीएसटी सेस, वो पैसा इसी पर्पज में काम आता है कि जिन राज्यों को नुकसान होगा उन राज्यों को क्या दिया जाएगा? कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपको प्रैक्टिकली ध्यान हो तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी, वो पिछले 2 साल से हल्ला मचा रहे हैं, बार बार मीडिया में आके बोल रहे हैं कि आज तक केंद्र सरकार ने हमको कॉम्पनसेशन वाला पैसा नहीं दिया, किसी भी स्टेट को नहीं दिया। ममता दीदी आके बोल रही है कि हमारा पैसा रोक रखा है, वो यही पैसा है। 2017 में कानून बनाया था, बातें तय हुई थी, स्टेट मान भी गए। जब स्टेट मान गए, फॉर्मूला तय हो गया, तो उनका जो नुकसान का पैसा था वो उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? तो वो पैसा आज भी केंद्र के पास पड़ा है, केंद्र ने अभी तक राज्यों को नहीं दिया है, और राज्य इसी बात को बार बार उठा रहे हैं। लेकिन इनका भी कहना सही है, भाई अब हम कहाँ से दें? अभी 2019 में, 2020 में तो कोरोना आ गया था, कितना खर्चा हुआ है देश का, तुमको होश है? जरा देखो कितने नुकसान हुए हैं, तो देंगे देंगे। अब ऐसे ही देखो राजनीति है, मैं कोई बीजेपी कांग्रेस का फेवर नहीं कर रहा, मैं तो आपको एवं ही याद दिला रहा हूं जिससे चीजें क्या हो, कोरिलेट हो। आप कभी कोई न्यूज पढ़ो सुनो तो एकदम से आपको क्लिक हो रहे सर बता रहे थे ये वही चीज है। अभी कई लोगों को तो होश ही नहीं होता कि वो अशोक गहलोत जी कौन से जीएसटी की बात कर रहे हैं, पता ही नहीं है। कई लोग मिलते हैं मेरे को, बोले यार ये तो ऐसे ही चिल्लाते हैं, मोदी जी की उससे वो है। अरे मैंने कहा चिल्ला नहीं रहे हो, सही कह रहे हैं, तुमको तो पता नहीं है, मैं तो पढ़ाता हूं भाई, मुझे मालूम है वो कौन से पैसे की बात कर रहे हैं। तुमको तो होश ही नहीं है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन क्या होता है। तो ये वो पैसा है। नहीं मिलना तो चाहिए, वो तो सही है, लेकिन जिनको नुकसान हो गया वो तो चिल्लाएंगे ना भाई। तो वो ये कहते हैं ना कि हमारे तो पुराना ही अच्छा था, हम जीएसटी क्यों लाएं? तो सरकार ने उनको ठंडे छींटे दिए थे कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे नुकसान हो रहा है तो हम देंगे तुम्हारे को। जैसे बच्चों को खुश नहीं करते लॉलीपॉप की, भाई तू अगर मान ले तू अगर पढ़ाई करेगा ढंग से तो तेरे को कार्टून मूवी दिखाएंगे। फिर उसने कर भी ली लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। तो ये वही वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्टून देखना अच्छा होता है,
लेकिन लालच तो दिया जाता है ना, ये वही लालच था। अब वो तो चिल्लाएंगे ही, जब कानून बना हुआ है तो वो तो बार बार याद दिलाएंगे कि देखो तुमने कहा था 15-15 लाख आएंगे, आए किसी के खाते में? बोलेंगे नहीं बोलेंगे बताओ? बस वही वाली बात है। तो आपको इतना सब कुछ टेंशन नहीं लेना है, मैंने तो केवल एक जस्ट नॉलेज आपको बताई है ये बात, कि भाई कभी एकदम से बुक में आ जाए, कहीं क्वेश्चन में दिख जाए तो आप टेंशन मत ले लेना, ये वो चीज है। तो सर इसका मतलब 2017 में तो बहुत कानून पास हुए हैं। CGST एक्ट आ गया 2017, फिर आप कह रहे हो SGST एक्ट भी 31 कानून पास हुए 2017, फिर UTGST का एक्ट भी पास हुआ 2017, फिर ये IGST एक्ट भी आया 2017, फिर ये कॉम्पनसेशन एक्ट भी आया 2017। अरे 2017 तो कानून पास करने वाला साल था। लेकिन एक बात बताऊं, यहां तक समझ में आया? चलो ये एग्जाम्पल तो मैं मिटा देता हूं, ये तो एवं ही मैंने आपको बस समझाने के लिए थे, इनको तो एक बार साफ कर देते हैं। लेकिन 2017 में इतने सारे कानून तो आपने पढ़ लिए, लेकिन असली चीज तो आपने पढ़ी नहीं कि ये GST कानून जिसके पीछे आया वो क्या था। क्योंकि हमारे देश के संविधान में तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हमारे देश का जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें तो ये था कि भाई सेंट्रल के टैक्सेस अलग लगा करते थे, स्टेट वाले टैक्सेस अलग लगा करते थे। ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं था कि भाई टैक्स तो एक ही होगा, उसमें बंटवारा होगा, ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं था। तो फिर ये कानून आए कहां से? तो आप एक चीज लिखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये थी वो असली चीज। अगर ये नहीं आती ना तो GST का नामो निशान ही नहीं होता इस देश में। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, 2016 लिख लो एक बार। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, 2016 है ना। और इसमें पता है कितने सेक्शन है? एक बार लिख लो फिर समझाता हूं। सेक्शन 1 से लेकर और 20 सेक्शन है, बस 1 से लेकर 20। और इस एक्ट में क्या समझाया गया आपको? पहली चीज है न्यू पावर्स जनरेट, न्यू पावर्स जनरेट। दूसरा लिखो पावर्स एलिमिनेट, और तीसरा लिख लो क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन। अब समझना मेरी बात को। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ही बन गया था, 1950 से है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे बड़ा कौन है? हाँ, राष्ट्रपति बड़ा नहीं है, मोदी जी बड़े नहीं है। बड़ा कौन है? गांधी जी भी बड़े नहीं है। बड़ा कौन है? देश का कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो सबसे बड़ा कानून है देश का। जितने भी कानून हमारे देश में बने हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों या स्टेट के, वो सारे कहां से पावर लेकर बने हैं? क्योंकि कानून बनाने की पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कौन कहता है सेंट्रल को कि कानून बनाओ? कौन कहता है स्टेट को कानून बनाओ? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अमेंड करना बहुत जरूरी था।
देखो ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया वही रहेगा, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं भाई जो बाबा अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1950 में वही चलेगा। भाई बाबा अंबेडकर को जितना लगा उन्होंने उस हिसाब से बना दिया, लेकिन अब देश में नई नई चीजें आ रही है, नए चेंज हो रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। और मैं जहां तक समझता हूं ये हमारे देश का 101वां अमेंडमेंट था, 101। ऐसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं। मतलब हमारे देश में इससे पहले भी 100 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा चुका था। ये 101 नंबर का अमेंडमेंट था। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इजी नहीं होता है, इसके लिए बहुत बड़ी मेजॉरिटी चाहिए होती है लोकसभा और राज्यसभा में, तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अमेंड होता है। और मोदी जी जब आए तो अच्छी खासी मेजॉरिटी थी लोग और लोकसभा राज्यसभा में, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया, अमेंड। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जाता तो जीएसटी आने का रास्ता ही साफ नहीं होता। तो जीएसटी आता कैसे, सीजीएसटी कानून कैसे बनता, एसजीएसटी कानून कैसे बनता, यूटी जीएसटी का कानून कैसे बनता, कॉम्पनसेशन आईजीएसटी कानून कैसे बनता। तो उन सब कानून को तो 2017 में पास किया गया, उससे पहले 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, अमेंड किया गया, और केवल 20 सेक्शन का छोटा सा अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। उसमें केवल 3 चीजों पर फोकस किया गया। पहली चीज, न्यू पावर्स को जनरेट किया गया, क्योंकि आपको पता है ना, सेंट्रल वाले टैक्सेस की पावर अलग है, स्टेट वाले की पावर अलग है, तो दोनों मिलकर कोई टैक्स लगावे ऐसी तो कोई पावर थी ही नहीं। तो क्या हुआ कि नई पावर को क्या किया गया, जनरेट, ताकि एक ऐसा कानून देश में लाया जाए जहां सेंट्रल का भी हिस्सा हो, स्टेट का भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नए आर्टिकल्स डाले गए। जैसे एक्ट में तो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसे ही दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, आर्टिकल। ये वो आर्टिकल नहीं है जो वो ट्रेनिंग वाले आर्टिकल होते हैं, ये वो आर्टिकल है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नई पावर्स को क्या किया गया, जनरेट किया गया। दूसरा, कुछ पावर्स को एलिमिनेट किया गया। जैसे पहले पावर थी कि भाई पूरा का पूरा सर्विस टैक्स सेंट्रल ही लेगी, तो वो अब हटा दिया। अब चाहे सर्विस का टैक्स हो या गुड्स का हो, दोनों में बराबर बटेगा। तो पुरानी पावर को क्या किया गया, एलिमिनेट। जैसे पहले वैट लगता था, सेल टैक्स, तो उसे काफी हद तक एलिमिनेट कर दिया गया है। तीसरा है क्लैरिफिकेशंस। कुछ क्लैरिफिकेशंस लाए गए, कुछ चीजों को क्लैरिफाई किया गया। तो ये 3 चीजें उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का पार्ट बनी कि कुछ नई पावर्स को जनरेट किया गया, कुछ पावर्स को एलिमिनेट किया गया, और कुछ क्लैरिफिकेशंस लाए गए। ये सेक्शन 1 से लेकर और 20 के बीच में आता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसकी भी नॉलेज होना आपको जरूरी था। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर। चलो जी, तो ये हमारा जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट हो गया, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया है। चलो, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं इस जीएसटी कानून को समझाने का। ये जो जीएसटी लगती है, ये जो आईजीएसटी लगती है, ये जो यूटी जीएसटी लगती है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो, सीधी सी बात है। देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक छोटा सा हेडिंग डाल लो, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट यूटिलाइजेशन। आपको लेफ्ट साइड में लिखना है CGST, फिर बीच में लिखना है IGST,
फिर लिखना है SGST/UTGST। इसके राइट साइड में CGST के सामने CGST लिखना है, IGST के सामने आपको IGST ही लिखना है, और S और जो UTGST है उसके सामने SGST/UTGST लिखना है। लिख दिया आपने? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्लियर तरीके से। छोटा सा एग्जाम्पल है, आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। सपोज करो एक बंदा है मिस्टर ए, एक बंदा है मिस्टर बी, एक बंदा है मिस्टर सी। चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। मिस्टर ए 100 रुपए का माल मिस्टर बी को सेल करता है, ठीक है। 100 रुपए का माल किसको बेचता है? मिस्टर बी को। इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ये कौन सा टैक्स है? IDT, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सपोज करो इसकी रेट है 10%, तो 100 का 10% कितना होता है? तो बताओ मिस्टर ए कितने का बिल बनाकर मिस्टर बी को देगा? 110 का देगा, क्योंकि बिल बनाकर बेचेगा माल। तो मिस्टर ए कितने का बिल बनाएगा? 110 रुपए का। तो वो मिस्टर बी से कितने पैसे कलेक्ट करेगा? 110 कलेक्ट करेगा। तो मिस्टर ए ने 110 रुपए का माल मिस्टर बी को बेचा, तो उसने 100 रुपए तो अपने गुड्स के लिए और 10 रुपए के टैक्स के पैसे लिए। क्या दोस्तों ये 10 रुपए का टैक्स मिस्टर ए अपने पास रख लेगा या गवर्नमेंट को देगा? गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि ये इसका पैसा नहीं है, ये तो भाई पराई अमानत है। ये जो पैसे हैं भाई ये किसके हैं? बी के। बर्डन किस पर आएगा? बी पर। जो खरीदता है उस पर आता है बर्डन, बेचने वाले पे थोड़ी आता है। तो मिस्टर ए 10 रुपए बी से कलेक्ट जरूर करेगा, लेकिन कलेक्ट करके ये 10 रुपए किसको जमा कराएगा? गवर्नमेंट को, कि लो गवर्नमेंट 10 रुपए ले लो, ये आपके 10 रुपए हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई बात? अब मुझे बताओ मिस्टर बी ने गुड्स कितने का खरीदा है? 100 रुपए प्लस 10 रुपए टैक्स के देकर 110 का खरीदा है। कितने का खरीदा है भाई? 110 रुपए का खरीदा है ना। मिस्टर बी क्या करेगा भाई? इस 100 रुपए में 50 रुपए का वैल्यू एडिशन करेगा। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, जो भी उसके खर्चे वगैरह लगे हैं उनको ऐड करेगा। ऐसा थोड़ी है कि 100 का माल 100 में ही बेच देगा, क्योंकि भाई मिस्टर बी के भी छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे समझते हो? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका लालन पालन कैसे करेगा? फ्री में थोड़ी बैठा है कि 100 में खरीद के 100 में बेच देगा। अपना प्रॉफिट भी जोड़ेगा, खर्चे भी जोड़ेगा, तो वो कितने में बेचेगा? 150 रुपया में। किसको बेचेगा? सी को। बी माल किसको बेचेगा? सी को। चीजों को समझने की कोशिश करना। अब बी बोलेगा कि अरे भाई जब ए ने मुझे बेचा था तो उसने टैक्स लगाया था, तो मैं जब आगे फर्दर सेल करूंगा तो मैं भी क्या लगाऊंगा? टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि इसमें चेन होती है डियर, आगे से आगे टैक्स लगता जाता है। अब ये 150 रुपए पर टैक्स लगाएगा, 10%। बताओ भाई 15 रुपए का टैक्स, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 165। यहां तक क्लियर है? अब मिस्टर बी क्या करेगा? उसको 15 रुपए किससे मिले? सी से मिले। उसको देखो दो चीजें मिली है सी से, 150 रुपए तो गुड्स के मिले हैं 150, और 15 रुपए का टैक्स मिला है। तो उसके पैसे तो 150 ही है ना, 15 थोड़ी है। 15 तो किसके हैं?
लेकिन मिस्टर बी ने ये कहा कि भाई चलो 15 गवर्नमेंट के हैं, ये बात तो सही है, लेकिन मैं जब माल खरीद के लाया था, मैं जब गुड्स को परचेज करके लाया था, तो मैंने वहां पर 10 रुपए का बर्डन बियर किया था टैक्स का, तो वो मेरी जेब से ही तो लगा था, मैंने थोड़ी उसको कॉस्ट का पार्ट बनाया। वो जो 10 रुपए मेरी जेब से लगे हैं वो कहां हैं? तो वो क्या करेगा मिस्टर बी, मैं समझाता हूं आपको, वो मिस्टर सी से 15 रुपए कलेक्ट तो करेगा, लेकिन वो उस 15 में से जो 10 रुपए पहले दे चुका है, किसको? ए को, और ए ने वो पैसे कहां जमा करा दिए? उसकी मिस्टर बी ले लेगा क्रेडिट। क्या ले लेगा? क्रेडिट। इसको बोलते हैं क्रेडिट लेना। सेल के टैक्स में से जो आप परचेज पर टैक्स दिए हो, वो टैक्स का पैसा आपको वापस मिल जाता है। पहले आपको बर्डन बियर करना पड़ता है, लेकिन जब आप फर्दर सेल करते हो तो जो बर्डन आपने पहले बियर किया है वो आपको वापस मिल जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जैसे ही आपको 15 रुपए मिले तो आप बोलो सरकार को यहां पर 5 रुपए ही जमा कराओगे, आप पूरे 15 जमा नहीं कराओगे, क्योंकि 15 में से 10 तो पहले ही जमा हो चुके और वो आपने दिए हैं अपनी जेब से, तो आप उसे वापस अपनी जेब में रखोगे नहीं रखोगे 10 रुपए को? तो आप सरकार को कितने दोगे? 5 दोगे, क्योंकि आपने 10 रुपए की क्या ले ली? क्रेडिट। इसको लॉ की भाषा में बोलते हैं क्रेडिट लेना। जैसे मैं इस जीएसटी लॉ में कई बार बोलूंगा क्रेडिट ले ली, क्रेडिट ले ली, आप भी सुनते होंगे कई बार भाई क्रेडिट मिलती है, क्रेडिट मिलती है। तो क्रेडिट का मतलब यही होता है कि जो सेल पर टैक्स लगता है ना, फर्दर आगे माल बेचने पर, उसमें से जो पहले आप टैक्स दिए हो वो आपको वापस मिल जाता है, क्योंकि आप पर तो बर्डन आना ही नहीं चाहिए था, आप एंड कंज्यूमर थोड़ी हो। बर्डन तो किस पर आना चाहिए? एंड कंज्यूमर पे। अच्छा मुझे बताओ, क्या सरकार को 15 रुपए मिल गए? मिले या नहीं मिले? अब कई बच्चे कह रहे हैं सर 5 ही तो मिले हैं। अरे तो 10 पहले भी तो मिल गए। तो सरकार तो बोलेगी ना कि हाँ भाई 15 मिल गए, 15 मिल गए, 15 मिल गए, बोलेगी नहीं बोलेगी? यहां तक समझ में आया? अब बताओ भाई, ये फाइनली गुड्स किसके पास आ गया है? सी के पास। अच्छा सी पता है कौन था? कंज्यूमर। ये जो सी था, ये जो सी था, ये कौन था? ये कंज्यूमर था। ये हमारा फाइनल कंज्यूमर था मिस्टर सी। और इसने ये गुड्स कितने में खरीदा था? 165 में खरीदा था। तो बताओ सारा का सारा जो बर्डन है 15 रुपए का, वो किस पर आ गया? कंज्यूमर पे आ गया। अच्छा कंज्यूमर को कभी क्रेडिट मिलती है क्या? जैसे आप सभी लोग कंज्यूमर हो, आप दिन भर में कितना सामान खरीद के खा जाते हो? आपको पता है कितना खा जाते हो आप? सर पता भी नहीं है, आज तक जोड़ा नहीं हमने। अगर जोड़ ले तो हम खाना बंद कर दें कि हाय राम इतना इतना सारा टैक्स दे दिया। आप शॉपिंग करते हो, कपड़े खरीदते हो, आप कभी कचौरी खा जाते हो, कभी पिज़्ज़ा खा जाते हो, कभी आप शेक पी लेते हो, सब में टैक्स लगा हुआ है भाई। लेकिन आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलती। मिली आज तक? आपको टैक्स के पैसे वापस मिले? मिलेंगे भी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप कंज्यूमर हो भाई। हां अगर आप भी आगे बेचते तो फिर आपको क्रेडिट मिलती। तो ये हमारे देश में सिस्टम है। अब जैसे मान लो सी आगे डी को बेचता, तो जैसे सी पर बर्डन आया था 15 रुपए का, मान लो वो डी से 25 रुपए लेता अपना सेल प्राइस में वैल्यू एडिशन करके, तो 25 में से उसको 15 की क्रेडिट मिल जाती। हाँ 10 उसको पे करने पड़ते। ये कहलाता है दोस्तों क्रेडिट सिस्टम, कि जितना सेल पर टैक्स लगा उसमें से परचेज का टैक्स आपको वापस मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट यूटिलाइजेशन। ये इनडायरेक्ट टैक्स में चलता है सिस्टम। सॉरी, डबल टैक्स नहीं हुआ। पहले क्या होता था मैं बताऊं आपको, मतलब जीएसटी आने से पहले की बात नहीं कर रहा। क्रेडिट सिस्टम तो जीएसटी आने के पहले भी था और अब जीएसटी आने के बाद भी है। मैं बात कर रहा हूं और भी पहले की, प्राचीन काल की। प्राचीन काल की भी नहीं कर रहा, मतलब यूं समझ लो मैं बात कर रहा हूं जैसे 1980s 1990 ऐसे बात कर रहा हूं।
उस समय क्या होता था, क्रेडिट सिस्टम नहीं था हमारे देश में। उस समय क्या नहीं था? अच्छा, इस क्रेडिट सिस्टम को बोलते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का मतलब कोई टैक्स का नाम नहीं है, वैट का मतलब है वैल्यू। जैसे 100 रुपए की चीज आप 150 में बेचे तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 50 रुपए का। वैल्यू एडिशन का मतलब है सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो आपने एक तरह से देखा जाए तो 50 पर ही तो टैक्स दिया। 50 का 10% कितना होता है? 5 रुपया है या नहीं है, बताओ। तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। अब पुराने टाइम पर क्या होता था, जैसे मान लो 100 रुपए का सामान है, इस पे 10 रुपए का टैक्स लगा तो सामान कितने का हो गया? अच्छा, पहले क्रेडिट सिस्टम नहीं होता था, तो जैसे ए ने माल किसको बेचा? बी को बेचा, तो बी के लिए परचेज प्राइस क्या मानी जाएगी? क्योंकि उसको 10 रुपए वापस नहीं मिलेंगे ना, तो वो अपनी जेब से थोड़ी बियर करेगा। वो ऐसे बोलेगा मत दो, मैं तो कॉस्ट में ऐड कर लेता हूं। भाई अगर मुझे टैक्स के पैसे वापस नहीं मिलेंगे तो मैं अपनी जेब से थोड़ी दूंगा, मैं उसको किसका पार्ट बना लूंगा? कॉस्ट का। तो मेरी कॉस्ट 100 नहीं है, मेरी कॉस्ट है 110। अच्छा, मैं इस 110 में 50 रुपए का वैल्यू एडिशन करूंगा। देखो ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने 100 में 50 जोड़े थे, लेकिन नीचे वाले में मैं किस में जोड़ रहा हूं? 110 में। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 160। और जब हम 160 पर दोबारा 10% लगाएंगे तो इट कम्स टू 16, जबकि ऊपर देखो 15 आया है, अब की बार 16 आया है। तो ये सामान कितने का हो गया? 176 का। ये 176 का हो गया भाई। क्यों हो गया 176 का? क्योंकि हमको क्रेडिट नहीं मिली। दोस्तों, टैक्स के ऊपर दोबारा क्या लग गया? देखो यहां पर हमने 10 को कॉस्ट में नहीं जोड़ा था, हमने 100 में 50 ऐड किए, 150 पर टैक्स लगा दिया। यहां हम 110 में 50 जोड़ रहे हैं, तो मतलब 10 तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो वो भी हमारी सेलिंग प्राइस में आ गया। देखो टैक्स पर दोबारा क्या लग रहा है? टैक्स। इसको लॉ की भाषा में बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है ये? कैस्केडिंग इफेक्ट। ये कई बार आपको सुनने में मिल सकता है। तो कैस्केडिंग का मतलब आप लिख लेना, टैक्स ऑन टैक्स। दोस्तों, जब टैक्स के ऊपर दोबारा क्या लग जाता है? टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स, बहुत गलत बात है। तो इसको लॉ की भाषा में बोला जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट, और हिंदी में तो इसको बहुत अजीब नाम है, कुंदकीय प्रभाव। कौन सी है प्रभाव? तो अपने तो इंग्लिश ही सही है, हिंदी में कुंदकीय प्रभाव बोलते हैं इसको, सापेक्षिक प्रभाव बोलते हैं। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है भाई, दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स। ये पुराने सिस्टम में बहुत ज्यादा होता था, लेकिन बाद में सरकार ने क्रेडिट देना क्या कर दिया? स्टार्ट। तो फिर टैक्स पर टैक्स लगना बंद हो गया। लेकिन सुनो, मैं मानता हूं दोस्तों कि जीएसटी के आने से पहले भी कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया था, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम उस समय भी थी। 2017 से पहले प्रॉब्लम पता है क्या होती थी? मैं बताता हूं आपको। जैसे एक टैक्स था जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी, वो सेंट्रल का टैक्स था। एक टैक्स का नाम था सेल टैक्स, जिसको वैट भी बोलते थे, वो स्टेट का टैक्स था। अब सेंट्रल वाले टैक्स की स्टेट वाले टैक्स से क्रेडिट नहीं मिलती थी। मिलेगी भी कैसे भाई? आप एक टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो, दूसरा टैक्स स्टेट को दे रहे हो, तो आपस में क्रेडिट सिस्टम बनेगा ही नहीं। जैसे एक सर्विस टैक्स नाम का टैक्स हुआ करता था पहले, 2017 से पहले, तो वो पूरा सेंट्रल को ही मिलता था। लेकिन स्टेट वाला जो टैक्स होता था, जैसे वैट या सेल टैक्स, तो उसकी उससे क्या नहीं मिलती थी? क्रेडिट। तो 2017 से पहले काफी जगह पर कैस्केडिंग इफेक्ट होता था और काफी जगह पर नहीं भी होता था। जैसे वैट की क्रेडिट वैट से मिलती थी, आप यूं समझ लो कि जो स्टेट के टैक्स होते थे उनकी स्टेट के टैक्स से मिल जाती थी, सेंट्रल वालों की सेंट्रल वालों से मिल जाती थी, लेकिन आपस में लेने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो फिर क्या करना पड़ता था? यही कॉस्ट में जोड़ो, टैक्स को किस में जोड़ो, और जैसे ही आप टैक्स को कॉस्ट में ऐड करोगे,
कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि भाई ये प्रॉब्लम अब रहे ही ना, इसीलिए हमारे देश में जीएसटी का जन्म हुआ। ये जो जीएसटी के नाम से जो एक नया अवतार आया हमारे देश में, जैसे भगवान प्रकट होते हैं ना एकदम से, ऐसे हमारे देश में क्या प्रकट हुआ था? जीएसटी। मतलब आप ये समझ लो कि हमारे देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना गया है ये। टैक्स रिफॉर्म का मतलब होता है टैक्स सुधार। ऐसा नहीं है कि जीएसटी आने से पहले आईडीटी में कभी रिफॉर्म्स नहीं हुए, बहुत बार हुए हैं, मेनी टाइम्स। मैं तो पूरा इतिहास जानता हूं क्योंकि मैंने पूरा इस पे डॉक्टरेट किया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स पे। मैं चाहूं तो आपको अकबर बीरबल से पूरा इतिहास बता सकता हूं, लेकिन इतना आपके कोर्स में नहीं है। जितना है मैं तो उतना ही पढ़ाऊंगा। तो जीएसटी आने के पीछे जो मेन मकसद था, जो मेन पर्पस था, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो यही था कि कुछ टैक्सेस की तो क्रेडिट मिलती थी, कुछ टैक्सेस की नहीं मिलती थी। तो क्यों ना ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें चाहे सेंट्रल वाला टैक्स हो चाहे स्टेट वाला टैक्स हो, उनकी आपस में क्या मिलना शुरू हो जाए? क्रेडिट मिलना शुरू हो जाए और टैक्स पे टैक्स लगना बंद हो जाए। दोस्तों, जब टैक्स पे टैक्स लगता है ना तो सामान महंगा होता है, कंज्यूमर को नुकसान होता है, और ये गलत बात है। टैक्स पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, और जीएसटी ने इसको काफी हद तक खत्म किया है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल 100% खत्म हो गया। आज भी एक दो जगह है जहां पर जीएसटी आने के बाद भी कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कहां होता है, लेकिन काफी हद तक एलिमिनेट हो गया है, काफी हद तक। और काफी हद का मतलब एक तरह से 100% ही मान लो आप उसको। तो मैंने आपके सामने देखो क्रेडिट यूटिलाइजेशन के लिए ऐसे नाम लिखे हैं। अब ये वैसे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं केवल एक बेसिक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, लेकिन आप इतना सा समझ लो, जैसे सीजीएसटी होता है, सेंट्रल का जीएसटी। तो जैसे मान लो ये आपका इनपुट है, इनपुट का मतलब होता है परचेज, इनपुट का मतलब क्या होता है? और जैसे इधर मैं लिख देता हूं आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है सेल। जैसे पहले आप परचेज करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? सेल करते हो। तो जैसे मान लो आपने परचेज पर सीजीएसटी दिया है, क्या दिया है? और आप सेल जो कर रहे हो उस पर भी क्या लग रहा है? सीजीएसटी। परचेज किया तब भी सीजीएसटी लगा, सेल किया तब भी क्या लगा? सीजीएसटी। ये मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो सीजीएसटी की सीजीएसटी से क्या मिल जाती है? क्रेडिट। मतलब अगर आपने परचेज पर गवर्नमेंट को सीजीएसटी दिया है और आपकी सेल पर भी क्या लग रहा है? सीजीएसटी, तो आप सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी से ले सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई आपको मना नहीं करेगा। दूसरी बात, जैसे सपोज करो आपने कोई चीज परचेज करी और परचेज पर क्या लगा? आईजीएसटी। अच्छा, आईजीएसटी वैसे कब लगता है बताना जरा? जब इंटरस्टेट परचेज होती है तो क्या लगता है? आईजीएसटी। तो आपने मान लो परचेज पर आईजीएसटी दिया है, लेकिन आप आगे सेल भी इंटरस्टेट ही कर रहे हो, तो दोबारा से क्या लगेगा? भाई खरीदते समय भी आईजीएसटी लगेगा और माल को बेचते समय भी आईजीएसटी लगेगा। तो आप उस आईजीएसटी का क्रेडिट उस आईजीएसटी से ले सकते हो। मतलब सेल वाले जो आईजीएसटी है उसमें से परचेज वाले आईजीएसटी का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। सपोज करो आपने गुड्स खरीदा और खरीदते समय आपको एसजीएसटी देना पड़ा या यूटीजीएसटी देना पड़ा। देखो फिर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, यूटीजीएसटी को कभी भी अलग मत मानना, वो इस एसजीएसटी का ही दूसरा भाई है। करण अर्जुन की तरह जोड़ी है इनकी। अगर आपने यूटीजीएसटी को कभी यूटी की नज़र से देख लिया ना तो आप गलतियां कर दोगे। आप इसको हमेशा किस नज़र से देखना? हाँ, तो अगर आपने खरीदते समय दिया है एसजीएसटी और बेचते समय भी क्या लग रहा है? एसजीएसटी। यूटी में बार बार नहीं बोलूंगा, वो एसजीएसटी के समान ही है। तो आप आपस में एक दूसरे से क्या ले सकते हो? क्रेडिट। यहां तक समझ में आया? सी का क्रेडिट सी से मिलता है, आई का क्रेडिट आई से मिलता है, एस का क्रेडिट एस से मिलता है। इसमें कोई टेंशन नहीं है।
अब आगे सुनो, ये जो आई है ये किन दो चीजों से मिलकर बना है? हाँ, ये किसकी परछाई है भाई? सी और एस की। ये आई जो है भाई ये किसकी परछाई है? सी और एस की। ये सी और एस की परछाई है। आई कुछ नहीं होता भाई, आई केवल हवा हवाई बातें हैं। आई अगर देखा जाए तो वो सी और एस का टोटल ही है। यही पढ़ा है आपने। अब सुनना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या मैं सीजीएसटी का क्रेडिट अगर मेरे पास पड़ा है, परचेज पर मैंने सीजीएसटी दिया है, तो क्या मैं सेल के आईजीएसटी से क्रेडिट ले सकता हूं क्या? यस और नो? ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं? क्योंकि आई में भी तो सी है। अरे भाई आई में भी तो सी है, तो सी की क्रेडिट आई से मिल सकती है क्या? मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? यही तो इसकी खूबी है भाई जीएसटी की। ये जो आई है यही तो कॉम्बिनेशन कराएगा सारे टैक्सेस की, एक दूसरे से क्या दिलवाएगा आपको? क्रेडिट। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो मेरी परचेज पर आईजीएसटी लगा है, परचेज पर, और मेरे सेल पर सीजीएसटी लगा है, तो क्या मैं आपस में क्रेडिट ले सकता हूं क्या? ले सकता। क्यों ले सकता हूं? क्योंकि आई में भी तो सी है भाई, है या नहीं है? तो आई की सी से भी ले सकते हो और सी की आई से भी ले सकते हो। चलो दूसरी बात, मेरे पास आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है, मैंने खरीदा था आईजीएसटी से, और मेरे सेल पर एसजीएसटी लग रहा है। सेल पर क्या लग रहा है? एसजीएसटी। तो मुझे बताओ, क्या मुझे आई का क्रेडिट एस से मिलेगा क्या? मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों मिल जाएगा? क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आई में एस है ना। दिख रहा है एस आपको? अरे दिख रहा है क्या? बोलो ना, दिख रहा है? दूसरी बात, अगर मेरे पास एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है और दूसरी तरफ मुझे आईजीएसटी पे करना है, तो क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि आई में भी तो एस होता है ना। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये आईजीएसटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको एक दूसरे से क्या दिलवाएगा? क्रेडिट दिलवाएगा। आप एक दूसरे से एक दूसरे की क्या ले सकते हो? क्रेडिट। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप एस की क्रेडिट सीजीएसटी से ले सकते हो? क्या आप सी की क्रेडिट एस से ले सकते हो? कभी नहीं ले सकते। कांटा लगा। क्या लगा? कांटा। चांटा नहीं, कांटा। कांटा लगा। तो सी और एस की आपस में क्रेडिट नहीं मिल सकती। कैसे मिलेगी? सी की सी से मिलेगी, आई की आई से मिलेगी, एस की एस से मिलेगी। सी की आई से मिलेगी, आई की सी से मिलेगी, आई की एस से मिलेगी, एस की आई से मिलेगी। आन मिलो सजना। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या मिल जाती है? क्रेडिट। तो आई एक ऐसा मैकेनिज्म है भाई जो इन दोनों में समझौता कराता है कि आप सी और एस को एक दूसरे से तो नहीं ले सकते डायरेक्टली, लेकिन आई के थ्रू ले सकते हो। तो जब जब आपको कंफ्यूजन हो जाए, बहुत सारे बच्चे दिमाग में दही बन जाता है कि सर कौन सी किससे मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये ट्रिक लगाना, लेफ्ट में लिखना सी आई और एस, इधर भी लिखना सी आई और एस। आई को हमेशा बीच में रखना, कहीं पहले एस मत लिख देना, बीच में आई आएगा। फिर आप देखो आराम से क्रेडिट का मैकेनिज्म समझ में आएगा। सी का सी से, आई का आई से, एस का एस से। सी का आई से, आई का सी से, आई का एस से, एस का आई से। बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर आ गया, बहुत जोर से आया सर। लेकिन सी और एस का आपस में एक दूसरे से क्रेडिट नहीं लेना। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो हम इसको खत्म करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने केवल आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको कॉम्पनसेशन एक्ट के बारे में पढ़ाया। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं आज की क्लास में, और आशा करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी मिली होगी। आप पहले भी जीएसटी पढ़े होंगे, लेकिन आज आपको काफ़ी बातें पता चली होंगी जो आपने पहले कभी पढ़ी नहीं थी, सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी होता है। इस लेवल तक हम सोचते ही नहीं है कि यार क्यों आया देश में कानून,
कैसे आया, 2016 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, तो ये सारी बातें दोस्तों जानना जरूरी है। हो सकता है एग्जाम में इनमें से कुछ भी ना पूछा जाए, लेकिन जब आप पूरे कानून को पढ़ोगे तो पहले ये बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा, पूरे इंडिया का चक्कर लगवाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे और फिर हम प्रॉपर चैप्टर 1 से जीएसटी के कानून को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 में बेसिक थ्योरेटिकल बातें हैं जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन के आ जाती हैं एग्जाम में। चैप्टर 2 में हम पूरे सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैकबोन है जीएसटी का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम सॉल्व करेंगे क्लास में। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। और बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो